नमस्कार दोस्तों, साथी संदेश लाइव में आपका स्वागत है। हमारे साथ मौजूद हैं लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी के रघु ठाकुर जी। सर, आपका सबसे पहले हमारे चैनल में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आप लोग आए। और हम थोड़ा सा संशोधन और कर दें कि हम प्रदेश के संरक्षक के अर्थ में हैं कि हम राष्ट्रीय संरक्षक हैं, तो राष्ट्रीय प्रदेश भी आता है, अपने आप हो जाते हैं। आपने जिस प्रकार की चर्चा शुरू की है ये बहुत अच्छा है, आज की बड़ी आवश्यकता थी। बहुत बहुत धन्यवाद जी। पहला सवाल आपसे जानना चाहेंगे कि लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी, देश में और भी पार्टियां हैं जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं, लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी को आप कहाँ देख पा रहे हैं, कहाँ है वो? देखिए, लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी ही सही मायने में एक बात राष्ट्रीय पार्टी है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि राष्ट्रीय होने का तात्पर्य केवल भौगोलिक विस्तार से नहीं होता है। राष्ट्रीय होने का मतलब है कि आपका सोच कितना राष्ट्रीय है। तो जो दूसरी बड़ी बड़ी पार्टियां हैं जो देश के पैमाने पर बड़ी दिख रही हैं, उनका आकार तो बड़ा है, हमारा आकार तुलना में छोटा है, परंतु हमारा मन और दिमाग बड़ा है, उनका मन और दिमाग उतना बड़ा नहीं है। तो इस अर्थ में हम राष्ट्रीय पार्टी है। लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी की जो अपनी भूमिका इस समय हम लोग मानते हैं, वो एक प्रकार से लहर के हवा के विपरीत चलने की। आज उपभोक्तावाद की आंधी है, आज बाजारवाद की आंधी है, आज विज्ञापनवाद की आंधी है। तो ऐसे दौर में जहां पर आम आदमी का दिमाग में कुछ चीजें पहुंची हैं जो नहीं जाना चाहिए, उस दौर में ऐसे लोगों को खड़े करना कि जो आदमी के खिलाफ भी खड़े होकर विचार के लिए, समाज के लिए, देश के लिए, दुनिया के लिए सोचे, ये एक भूमिका लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी इख्तियार की है। और दूसरा, समय समय पर बड़े सवालों को लेके देश को आगाह करना, बताना। तो लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी की भूमिका है नंबर 1 कि विचार की राजनीति को खड़ा करने के लिए लोगों को तैयार करना। नंबर 2, जो मौलिक और बुनियादी सवाल हैं जिनकी चर्चा आज भारतीय राजनीति में नहीं हो रही है और जो समाज के लिए भविष्य के महत्वपूर्ण है, उनकी चर्चा करना और उनको लेकर के यथासंभव संघर्ष की तैयारी करना। और तीसरा ये कि लोगों के मन में एक विश्वास जगाना कि सब कुछ बेटा नहीं है, अगर एक चिंगारी भी बकाया है तो कल आग बनेगी। ये 3 भूमिकाएं हैं। और सर, दूसरा क्वेश्चन लेंगे कि लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी का मुख्य एजेंडा क्या है? देखिए, लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी का मुख्य एजेंडा ये है कि हम लोकतंत्र और समाजवाद को साथ साथ चाहते हैं। 18वीं सदी में दुनिया में जो समाजवाद की या मार्क्सवाद की चर्चा हुई, उसमें जो मानवाधिकार थे उनको पीछे छोड़ा गया और केवल आर्थिक सवालों की चर्चा हुई। एक बहस चलती थी कि वो लोग क्या चाहिए, आपको रोटी चाहिए कि आज़ादी चाहिए। और लोकतांत्रिक समाजवाद ये कहता है कि हमको आज़ादी और रोटी दोनों चाहिए और दोनों साथ मिल सकते हैं। तो लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी की भूमिका लोकतंत्र के साथ साथ समता को लाना, इसके लिए हमारी भूमिका है। दूसरा कि एक नई बहस आज के दौर में चली है कि संपन्नता चाहिए कि समता चाहिए। यानी एक ऐसा बताया जाता है कि सिर्फ संपन्नता के लिए समता जरूरी नहीं है या समता होने से संपन्नता नहीं होगी। ये दृष्टिकोण गलत है। समता से ही संपन्नता आती है और इसलिए लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी एक समाज ऐसे बनाने की समाज की कल्पना कर रही है, उसके लिए प्रयास कर रही है कि जिसमें आर्थिक समानता हो, सामाजिक समानता हो, राजनीतिक समानता हो, लैंगिक समानता हो, रंग भेद की समानता हो। तो हर प्रकार की जो विषमताएं हैं, उन विषमताओं को बिटा करके एक समानता का समाज बनाने की कल्पना लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी है। वो इसके लिए हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। अब आज दुनिया युद्ध की ओर है, कुछ घोषित है, कुछ अघोषित है। भारत और पाकिस्तान के बीच में एक प्रकार का अघोषित युद्ध चल रहा है, सीधा नहीं घोषित हुआ है, पर हो भी सकता है या फिर चल सकता है। पर सवाल इस बात का है कि क्या इन युद्धों का कोई हल होगा? हम भारत की सेना के लिए सलाम करते हैं कि निस्संदेह हमारे देश की सेना ने बहुत साहसिक तौर पर काम किया है, पहले भी किया और आज भी कर रहे हैं।
आज भी जिस प्रकार का शुरुआत हुई है वो हमारी सेना की बहादुरी का प्रमाण है। हम भारत की राजनीतिक सत्ता के लिए भी इस बात के धन्यवाद देते हैं कि आतंकवाद को मिटाने का अब कोई रास्ता बचा नहीं, बातचीत से चीज हल होना नहीं। तो अगर कोई चीज का स्थायी कोई हल नहीं है तो फिर कभी कभी लड़ना भी अपरिहार्य हो जाता है, तो मान लेता हूँ। परंतु ये तो एक फौरी तौर पर की चर्चा में कर रहा हूँ। जिन सवालों को हम लोग उठाए हैं या जिन सवालों को हमारे समाजवादी प्रमुखों ने उठाया है, अगर उन सवालों को लेके सरकारों ने या सियासत ने कुछ किया होता तो आज दुनिया कहाँ होती। हमारे नेता थे स्वर्गीय डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जिनके साथ में सबसे पहले हम राजनीति में आए और सीखा। लोहिया ने 1955-56 से कहना शुरू किया था कि भारत और पाकिस्तान का महासंघ बनाइए। उस समय बांग्लादेश नहीं बना था। तो लोहिया कहते थे कि ये जो दोनों देश हैं ये अलग रहे, अपनी अपनी हुकूमत रहे, क्योंकि अब एकदम मिलाना तो संभव नहीं है। परंतु विदेश नीति के सवाल को लेके, सुरक्षा के सवाल को लेके, विदेश और वाणिज्य व्यापार के सवाल को लेकर के, इन सवालों को लेके अगर ये देशों का एक महासंघ बन जाए कि इनकी एक 2 लोगों की कमेटी, 4 लोगों की कमेटी बन जाए, तो वो जो महासंघ बनेगा तो ये आंतरिक झगड़े सब खत्म हो जाए। अगर आज ये महासंघ बन जाता तो कहाँ कश्मीर समस्या होती, कहाँ आतंकवाद होता, काय के लिए लड़ाई होती, काय को प्रेशर का युद्ध होता, काय को 71 होता। पाकिस्तान को भी समझना चाहिए कि महासंघ के बनाने की कल्पना जो लोहिया की थी वो पाकिस्तान की भी लिए जिंदगी थी, वो हिंदुस्तान को भी समझना चाहिए कि वो हिंदुस्तान की भी जिंदगी थी, सारे भूभाग की थी। इस सवाल को हम लोगों ने फिर और आगे बढ़ाया। तो 1987-88 में हमने दिल्ली में एक चर्चा शुरू की थी और फिर उसके बाद में 92-93 के बाद उसको जरा ज्यादा किया। 1 जनवरी 1995 को हिंदुस्तान की सरकार जब नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने विश्व व्यापार संगठन पे समझौता किया था औपचारिक रूप से। वैसे ही हिंदुस्तान विदेशी व्यापार के मामले पे विदेशी संस्थाओं जुड़ा रहा है, पहले जुड़ा रहा है, परंतु WTO के एग्रीमेंट पे पहली बार दस्तखत करके एक औपचारिक संस्था के हिस्सा बने थे भारत बना। तो जब ये भारत का हिस्सा बना था उसी से हम लोगों को एक कल्पना लगी थी, अनुमान लग गया था कि अब दौर बदलने वाला है, इसके परिणाम होंगे। तो हम लोगों ने सार्क सिंजर फोरम एक बनाया, दक्षिण नागरिक मंच, जिसका मैं अध्यक्ष चुना गया था। और उस जमाने में हमको याद है कि दुनिया के यानी एशिया के जो साउथ एशिया इसके एक देश को छोड़ दे, केवल बर्मा को, म्यांमार को, तो बकाया सबसे प्रतिनिधि लोग आए थे। बंगाल के, इसके बांग्लादेश के लोग आए थे, पाकिस्तान से लोग आए थे, श्रीलंका से लोग आए थे और सभी इन देशों के लोग आए थे। तो वहां पर इस बात को लेकर चर्चा की थी कि भाई हम जो दक्षिण एशिया के देश हैं इन सबका एक मंच बन जाए और जैसा एक महासंघ बन जाए। इस प्रकार की लोहिया ने कल्पना की थी भारत पाक महासंघ की, ऐसा दक्षिण एशिया के देशों का एक महासंघ बन जाए तो ये शायद दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनेगी और सबसे विकास के लिए काम हुआ, मानवता के लिए विचार हुआ। तो ये जो बुनियादी सवाल है, जो बड़े सवाल है, इनको लेकर हम लोग लगातार अपनी बात को पहुंचाने का काम कर रहे हैं। और दूसरी बात क्या है कि ये जो सदी है 21वीं सदी, 18वीं सदी भी विषमता की थी, साम्राज्यवाद की थी, जिसमें खुला साम्राज्यवाद था, बाहर का सब हमलावर था, बाहर का राजा आया हुआ था। 19वीं सदी आर्थिक साम्राज्यवाद की सदी थी, जिसमें आर्थिक साम्राज्यवाद की शुरुआत हुई थी। जो 20वीं सदी आई उसमें आर्थिक साम्राज्यवाद का औपचारिक रूप आ गया। वो जो 21वीं सदी है, ये 21वीं सदी तकनीक के साम्राज्यवाद की सदी है। ये जो सदी है, इस सदी में अब धीरे धीरे ऐसा लगता है कि शायद जो नेशन स्टेट थी उनका कोई पता नहीं पड़ेगा कहाँ चली गई। तकनीक सबकी मालिक बन जाएगी, तकनीक सबकी बन जाएगी। अब जहां तकनीक जा रही है, जहां तकनीक के मालिकों की ताकत जा रही है, वो कहाँ है? एक एलन मस्क है, दुनिया का पैसे वाला है, अब उसके पास में 7200 सैटेलाइट्स हैं अकेले अमेरिका में। आप कल्पना करिए कि अमेरिकी स्टेट के पास अपने 300 सैटेलाइट, पर एलन मस्क के अपने पर्सनल सैटेलाइट हैं 7200। अगर सुनीता विलियम्स जो है वो स्पेस पे जाके फंस जाती है और 8 महीने 9 महीने तक बेचारी वहां से निकल नहीं पाती है, तो उनको लाने के लिए अमेरिकी सरकार सक्षम नहीं है। सर अगला सवाल लेंगे लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी का। अगर राष्ट्रीय स्तर पे हम बात करें तो वोट प्रतिशत कितना है? राष्ट्रीय स्तर पर तो हमारा वोट प्रतिशत -1% है, 1% से भी कम। और इससे हम बहुत चिंतित नहीं है। चिंतित इसलिए नहीं है कि हमें पता है कि हम जैसे तूफान के खिलाफ खड़े हुए हैं। आज वोट कहाँ है? मैं ऐसा मानता हूँ, ऐसी मेरी समझ है और मेरे ख्याल से आप भी सहमत हो जाएंगे कि आज देश में जनमत नाम की कोई चीज नहीं है। आज देश में जाति मत है, धर्म मत है, पैसा मत है, बाहुबल का मत है, पर जनमत नहीं है। तो हम तो जनमत को तैयार करने के लिए काम कर रहे हैं। तो जब जनमत को तैयार करने के काम कर रहे हैं तो ये 4
प्रकार के दबाव हैं, इनसे हटके वो काम करना पड़ रहा है। क्योंकि आज जो दौर है, ये दौर परसेंटेज को बढ़ाने के नाम पर या वोट को बढ़ाने के नाम पर हर प्रकार के राजनीतिक अपराध का दौर है। तो दो धाराएं हैं। एक धारा है जो कहती है कि सत्ता को पाने के लिए हर अपराध को करो। दूसरी धारा है कि जो कहती है कि नहीं, सत्ता हमारे लिए महत्वपूर्ण के लिए नहीं है, सत्ता का साधन क्या हो, साधनों की पवित्रता सबसे महत्वपूर्ण बात है, उस पर ध्यान लगाएं। तो हम लोग जो है, हम लोग दूसरे वाले पक्ष के लोग हैं जो मानते हैं कि नहीं, सत्ता हमारे लिए सेकेंड चीज है, सबसे पहले हमको नैतिकता है, हमें नैतिक मूल्य है, हमें नैतिक रास्ता है, उसके ऊपर हमको चलना है। तो इसके लिए हम काम कर रहे हैं। तो इसलिए हमारा जो मत प्रतिशत है तो अभी 1% से कम है, परंतु इसके बाद भी हमारे लोग लड़ते हैं। और लड़ने का तात्पर्य है, लड़ने का उद्देश्य ये है कि सवाल जीतने हारने का नहीं, सवाल इस बात का है कि आप इस दौर में खड़े हो रहे कि नहीं हो रहे। इस दौर में चुनाव में खड़े होना ही अपने आप में एक युद्ध को लड़ना है। तो हम लोग भी आज जो हैं उसी स्थिति में है कि हमारे सामने कौरव सेना है, हमारे सामने पूंजीपति है, पूंजीवाद है, हमारे सामने धर्मांधता है, हमारे सामने सांप्रदायिकता है, हमारे सामने कट्टरता है, हमारे सामने बाहुबली है, हमारे सामने सत्ता है, ये सब कुछ है। इसके बावजूद भी एक नैतिक विचार के नाम पर और नैतिकता के नाम पर अपने उसूलों पर चल के एक राजनीति खड़ा करना हमारे उद्देश्य है। तो हम एक वैकल्पिक राजनीति के लिए पार्टी को बनाए। हमारी पार्टी कोई तात्कालिक सत्ता का ठेका लेके नहीं आई। आजकल एक चल पड़ा है कि हमारे यहाँ के गृह मंत्री जी बोलते हैं कि इतने दिन में ये कर देंगे, तो हमें इतनी सीट ले लेंगे, तो हमको 400 का टारगेट हो गया, तो हमारा 300 का टारगेट हो गया। कांग्रेस वाले भी कई कुछ ऐसी बातें करेंगे, हमें नहीं करते। हमारा कहना है कि राजनीति ठेका नहीं है, राजनीति समाज के बदलाव के, इंसान के मन को बदलने की चीज है। सर, मेरे दिमाग में एक सवाल आ रहा है। आपने कहा कि वोट प्रतिशत माइनस में है, 1% हम मान लेते हैं जी, तो उससे कमी है। कई ऐसे लोग हैं, कई ऐसी पार्टियां हैं, बहुत सारी पार्टियां हैं जो अपने आप को राष्ट्रीय पार्टी कहती हैं, लेकिन जीत हार का उनका कोई मतलब नहीं होता, लेकिन फिर भी वो चुनाव में खड़े होते हैं एज अ वोट काटने वाले सदस्य के तौर पे, कि हम तो सिर्फ वोट काटने के लिए खड़े हो रहे हैं। और कुछ लोग खड़े होते हैं कि हम खड़े होंगे, बड़ी पार्टियां हमसे डरेंगी और हमें पैसा देंगी। और आप भी एक तरफ कह रहे हैं कि हमारा वोट प्रतिशत 1% है, तो ऐसी पार्टियों के साथ अपनी पार्टी को कहाँ खड़ा देखते हैं? क्या समकक्ष है या? आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। जो तथाकथित बड़ी पार्टियां हैं उनके मत प्रतिशत पर मैं थोड़े बाद में जाऊंगा। अब आया सवाल जो कब वोट वाली पार्टियां हैं, जैसे हमारी पार्टी है, कोई भी पार्टी ऐसी होंगी जिसमें सैकड़ों पार्टियां हैं जो रजिस्टर्ड पार्टियां हैं। निस्संदेह इसमें कुछ पार्टी ऐसी हैं कि जो पार्टियां पैसे के लिए और वोट काटने के लिए खरीदती हैं। सही बात, उसका तरीका होता है उनका कि जो पैसे वाले प्रत्याशी होते हैं, बड़े बड़े लोग होते हैं, वो खड़ा कर देते हैं और उनको पैसा देते हैं। उनके जो इलेक्शन एजेंट हैं वो अपना बना लेते हैं, पोलिंग एजेंट अपना बना लेते हैं, काउंटर एजेंट बना लेते हैं, तो भीड़ मचा लेते हैं। कई कई जाति के नाम पर भी वोट काटने के लिए खड़ा कर देते हैं, ये भी होता है। बीच में ब्लैक मनी वाइट करने के लिए भी पार्टियों की स्थापना होगी काफी। तो चूंकि राजनीतिक दलों के लिए चुनाव में कोई टैक्स नहीं लगता के पैसे के ऊपर, तो इसका भी लोगों को इस्तेमाल हुआ कि साहब ठीक है, हमारे तरफ से पैसा ले लो और पैसा लेके आप अपने खड़े कर लो। पर लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी इन बुराइयों से मुक्त है। मेरा कहना ये है कि हमें निस्संदेह बुराई और अच्छाई के बीच में भेद तो करना पड़ेगा और करना सीखना भी पड़ेगा। अब अगर मान लीजिए हम सारी पार्टियों को मान लें कि सभी पार्टी ऐसी हैं, तो फिर देश में कोई विधायी पार्टी बन नहीं सकती। हम प्रत्याशी खड़ा करेंगे तो हमारे से फर्क है। जो वोट काट लेके प्रत्याशी खड़ा हुआ वो कहेगा कि हम जीते के लड़ रहे हैं। हम क्या कहते हैं, हम अपने भाषण में कहते हैं कि हम लड़ तो नहीं जीतने के लिए, परंतु हम हार के लिए भी स्वीकार करने को तैयार है, इसलिए कि हम बचा के लड़ रहे हैं। एक दूसरा एक कि कभी भी हमारी पार्टी ने 1 रुपया का चंदा आज तक किसी कारपोरेट से किसी से नहीं लिया। हमारी पार्टी चलती कैसे? हमारे पार्टी का जो आर्थिक स्रोत है वो सबसे पहला स्रोत हमारी पार्टी का मेंबरशिप का। हमारी संस्था 3 साल की है और 50 रुपए हमारी मेंबरशिप फीस है। इस पर से 50% हमारे जिला पार्टी पास रहेगा, 25 रुपया। जो बकाया 25 बचेगा उस पर 12.5 रुपया जाएगा केंद्र के पास, 12.5 जो राज्य के पास। तो अगर मान लो कि हमने 20,000 मेंबर बनाए
तो 20,000 मेंबर में से क्या हमको साल का 3 लाख रुपए तो मिलेगा ना? ये हमारा ऑफिशियल पैसा है। दूसरा, हम कहीं कहीं दौरे पे जाते हैं, कोई साथी ने हमको कुछ पैसा भेंट कर दिया, कहीं सभा में कोई पैसा भेंट कर दिया, तो हमारी पार्टी में लोग जमा कर लेते हैं। तो हमारे पार्टी के आर्थिक ढांचे को आप देखेंगे तो इस सबके बाद भी कि इतनी सक्रियता के बाद भी हमारा जो आर्थिक ढांचा है उसमें कहीं किसी भ्रष्टाचार का, चोरी का, बेईमानी का पैसा नहीं है। और हमने अनेक बार अपने दल के भीतर और अपने साथियों के भीतर इसका परीक्षण किया है और इसका प्रमाण भी दिया है। तो मैं जो बात इसलिए कर रहा था कि आज जो तकनीक जहां जा रही है वो एक कृत्रिम मानव तैयार कर रही है जो शायद मानव मेधा को नष्ट कर देगी। अभी कल रात को मैं नागपुर स्टेशन पर था, हमको जो बच्चे छोड़ने के लिए आए थे, पढ़ने वाले बच्चे हैं तकनीक के, तो उसमें एक बच्चे ने हमसे कहा कि आप लेख लिखते हैं, आपकी किताब छपती है। हाँ। तो बोले कि आप कैसे लिखते हैं, और आप इससे पूछ लीजिए, आपको जो अपने दिमाग में है कि इस पर लिखना है, तो ये क्या आपका चला है एआई का, इस पर एआई पे आप डालिए, इस पर आपको गूगल लिख बन के आ जाएगा। तो अब ये बताइए कि फिर आदमी की आवश्यकता क्या है? अब एआई ही लेख लिखेगा, एआई ही कविता लिखेगा, एआई भाषण देगा, एआई बताएगा कि आपको बोलना है, सारा काम अगर एआई करेगा तो मानव की जो उपयोगिता है वही खत्म हो जाएगी। और मानव की उपयोगिता जब खत्म होगी उस दिन ये दुनिया आदमी की दुनिया नहीं रहेगी, ये दुनिया जंगली दुनिया बन जाएगी, ये हिंसा की दुनिया बन जाएगी। कि जिस दिन मानव की उपयोगिता खत्म होगी उस दिन फिर मानव का जीवन कैसे चलेगा? मतलब आपका कहना है कि जो एआई जो तकनीक है ये कहीं ना कहीं हमें वापस से जंगल राज की ओर ले जा रही है और वापस से वो जीवन, आदिवासी का जीवन और जंगल में रहना, ये शुरू हो सकता है। जंगल राज की ओर नहीं ले जा रही, मानवता को खत्म करने को ले जा रही है। उसके बाद फिर कभी जंगल राज आएगा कहेगा नहीं पता है, परंतु जिस प्रकार से महायुद्ध जितने भी हुए हैं उसके बाद में मानवता नष्ट हुई है। जैसे महाभारत का युद्ध हुआ, उसके बाद में आपका जो भी तकनीक का विकास था वो खत्म हुआ। आपके जितने भी युद्ध दुनिया में होते हैं उसके बाद में तकनीक का जो विकास एक तौर पर खत्म हो जाता है। तो ये बगैर युद्ध के ही संपूर्ण मानवता को नष्ट करने वाला बन जाएगा। अब मान लीजिए कि आप एक पत्रकार है, अब कल एआई ये काम कर दे तो पत्रकार की आवश्यकता नहीं है। तो दुनिया में अगर ये सारा काम एआई करे, कल्पना करिए कि हिंदुस्तान में सारा एआई आके पढ़ा रहा है, तो आज सारे देश में लगभग लगभग मेरे ख्याल से करीब 20-22 लाख से भी ज्यादा शिक्षक लोग होंगे, 30 लाख भी हो सकते हैं। अब 30 लाख शिक्षकों की कोई आवश्यकता नहीं है। विश्वविद्यालयों के और सबके मिला के शायद 50-60 लाख से ऊपर संख्या चली जाएगी, तो कोई जरूरत ही नहीं है। अब स्कूल की जरूरत ही नहीं है। अब स्कूल नहीं रहेंगे तो स्कूल को बनाने वाली मिस्त्री की जरूरत नहीं है, उसको रंग पोतने वाले की जरूरत नहीं है, पानी पिलाने वाले की जरूरत नहीं है। तो इंसान एक प्रकार से गैर जरूरी चीज बन जाएगा, और इंसान जब गैर जरूरी चीज बन जाएगा तो वो जिंदा रहने के क्या करेगा? या तो एक दूसरे को मारेगा, काटेगा। जो एक नरभक्षी समाज था वहां पहुंच जाएगी, जब कुछ नहीं तो यही करेगा। तो आप एक ऐसी दुनिया की कल्पना सामने आ रही है कि जो कल्पना बहुत भयावह है। तो इसलिए इस तकनीक के भी सीमाओं को समझना होगा। अब इसकी सीमा कैसे बांधी जाएगी, कैसे बनेगी नहीं कह सकते हैं। या तो दुनिया खत्म होकर इसकी सीमा बनेगी, या फिर दुनिया बदल के इसकी सीमा बनेगी। तो इस बारे में सोचा था, ये नए सवाल हैं जो आज दुनिया के सामने हैं और देश के सामने है। एआई एक ऐसा सॉफ्टवेयर या एक ऐसा सिस्टम जो मानव की उपयोगिता को खत्म कर देगी। लेकिन यहाँ सोचने वाली बात यह है दोस्तों कि एआई मानव की ही सुविधा के लिए बनाया गया है, और जब मानव ही नहीं रहेगा तो एआई की सुविधाएं कौन भोगेगा? बहुत बड़ा सवाल है। पार्टी के राष्ट्रीय संरक्षक रघु ठाकुर जी, हमने इनसे बात करने का प्रयास किया आज की वर्तमान स्थिति, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बारे में। इन्होंने हमारे सारे सवालों का जवाब बड़ी बेबाकी से दिया है। आपने भी सुना कि क्या विचार रखते हैं और किस तरह से ये सजेशन दे रहे हैं, किस तरह से सलाह दे रहे हैं कि इस देश के लिए क्या अच्छा होगा और क्या बुरा होगा। ऐसी और खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए साथी संदेश लाइव। मैं हूं संतोष शर्मा, दुर्ग भिलाई से।